हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन टॉपिक को कंप्लीट किया है, यानी हमने दर्पण पढ़ लिया है और दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना देखा, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको दर्पण का समीकरण और रेखीय आवर्धन का फार्मूला, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज ये इस चैप्टर का यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक लेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये प्रकाश का अपवर्तन आप पहले से भी परिचित हैं इससे। प्रकाश का अपवर्तन, तो जिस तरह से आपने देखा था प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि प्रकाश के परावर्तन में जब भी कोई प्रकाश की किरण एक चिकने तल पर आके टकराती थी और वो चिकना तल अगर एक तरफ से पॉलिश कर दिया गया था, तो आपने देखा कि वो प्रकाश किरण इस सतह पर आके टकराती है और यहाँ से वापस लौट जाती है। इसको बोलते थे प्रकाश का परावर्तन। उस प्रकाश के परावर्तन टॉपिक को समझाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सतह पर कोई प्रकाश की किरण आके गिरती है तो क्या क्या हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि ये पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित ही हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी सतह पर कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये कांच की एक कांच का एक स्लैब है ना, मोटा सा स्लैब है कांच का पारदर्शी, तो इस पर जब प्रकाश की किरण आके गिरती है तो क्या क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कुछ प्रकाश को ये अवशोषित कर सकता है और कुछ को ये फिर आगे निकाल सकता है, निर्गत कर सकता है, जिसको अपवर्तित भी कहेंगे, और कुछ को ये यहाँ से वापस भी कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस ग्लास स्लैब, यानी जो ग्लास का ये आयताकार स्लैब आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसकी जैसी प्रॉपर्टी होगी, सरफेस की जैसी क्वालिटी होगी, उसी तरह की आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। हो सकता है ज़्यादा अमाउंट में परावर्तन हो सकता है ज़्यादा अमाउंट में अपवर्तन हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। तो आपने देखा कि अगर मान लीजिए हम इसको एक साइड इस तरफ से पॉलिश कर दिए थे, तो अगर हम पॉलिश कर देंगे तो ज़्यादातर हमको क्या देखने को मिलेगा, यानी इस पूरे आपतित प्रकाश का 90% या उससे ज़्यादा भाग जो है वो परावर्तित हो जाएगा, ये आप जान रहे हैं, है ना। कुछ भाग को ये अवशोषित करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये पॉलिश हमने नहीं किया है तब, तो ऐसा तो नहीं है कि पॉलिश नहीं किए हैं तो पूरा का पूरा प्रकाश जो है अपवर्तित ही हो जाएगा, है ना। ये कन्फ्यूजन रहता है। हाई स्कूल में जब आपने ये प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ा तो आपके दिमाग में ये था कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी सतह पर जाके गिरेगी तो आगे जाएगी और उसका रास्ता बदल जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और वहाँ पर दिमाग में ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में गिरती है, पारदर्शी सतह पर गिरती है, तो परावर्तन नहीं होता है। तो इस बात को अब आप ध्यान रखिए, आप क्लास 12th में पहुँच चुके हैं कि जब किसी पारदर्शी सतह पर प्रकाश आके गिरती है तो परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। ये अलग बात है कि यहाँ ये कंसीडरेबल नहीं होता है, यानी ये बहुत कम अमाउंट यहाँ पर प्रकाश का परावर्तित होता है। ज़्यादातर अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट तो अपवर्तित ही होता है। तो चूंकि हमको अपवर्तन की घटना को समझना है, इसलिए हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि प्रकाश का परावर्तन भी होता है अपवर्तन के साथ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पे आके गिरती है तो इस सतह में या इस वाले माध्यम में प्रवेश करने के बाद, अब इधर का माध्यम अलग हो गया और ये माध्यम अलग हो गया। तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद इसका मार्ग बदल जाता है, यानी ये अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे ये प्रकाश किरण जा रही थी, अब ये वैसे नहीं जाती है, बल्कि यहाँ से ये मुड़ जाती है ना। मुड़ने के तरीके अलग दो हो सकते हैं, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो जब भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है और जिस बिंदु पर आके गिर रही है उस बिंदु को आप जानते हैं, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, है ना। जैसे पीछे आपने परावर्तन में चीजें पढ़ा, सब कुछ वही होने वाला है। बस जिस चीज को परावर्तित जैसे होता था वहां पर अपवर्तित किरण होगी, है ना। जो परावर्तन कोण होता था वो अपवर्तन कोण हो जाएगा, बाकी चीजें वही हैं। तो ये क्या है, ये हो गया आपतन बिंदु, और ये किरण क्या हो गई, आपतित किरण, ठीक है। और आपतन बिंदु से सतह के लंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अभिलंब, ठीक है, अभिलंब बोलेंगे इसको। और ये प्रकाश की किरण जब इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करेगी, मान लीजिए कांच की जो प्लेट है, या ऐसे इसको मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा नीचे तक ये हम मान रहे हैं कि ये पूरा कांच माध्यम है, ठीक है। इधर का माध्यम दूसरा है और ये माध्यम दूसरा है,
ठीक है। तो जब ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में आएगी तो ये अपने वास्तविक मार्ग से विचलित होगी, और वास्तविक मार्ग से विचलित होकर किसी भी दिशा में जा सकती है। तो हम मान ले रहे हैं ये इस दिशा में मुड़ गई, ठीक है, और थोड़ी बहुत मात्रा यहाँ पर प्रकाश की ऐसे परावर्तित हो जाती है इस प्रकार से। तो ये चूंकि परावर्तित किरण है तो यहाँ पर परावर्तन का नियम लगा सकते हैं, ये अपवर्तित किरण है तो यहाँ पर अपवर्तन का नियम लगेगा, ठीक है। तो अपवर्तन की घटना आपने समझ लिया। अब देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको क्या बोलेंगे, तो पीछे भी आपने पढ़ा है परावर्तन में भी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, यहाँ पर भी वो कोण आपतन कोण कहलाएगा, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। यहाँ पर चूंकि हम परावर्तन घटना को नहीं समझ रहे हैं तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, यही है परावर्तन कोण, ठीक है। इसी तरीके से अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, और एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन है तो इसको भी स्मॉल r से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है, अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। और अगर इन सब बिंदुओं का एक नाम रख देते हैं, बिंदु O, A और ये हो गया B और इसको बोल दीजिए C, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु OA है, मतलब रेखा जो OA है, इस रेखा OA को बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और जो नीचे रेखा ये इधर गई है विचलित होके रेखा AB, इसको क्या बोलेंगे, तो चूंकि ये अपवर्तन की घटना हो रही है इसलिए इस किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसके बाद ये जो बिंदु A है इसको क्या बोलेंगे, तो बिंदु A को बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और जो कोण बन रहा है आपतित किरण का अभिलंब के साथ इसको बोलेंगे आपतन कोण। तो कोण I जो है उसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और यहाँ पर है जो कोण R किसके किसके बीच बना है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, सॉरी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गई प्रकाश के अपवर्तन में यूज होने वाले कुछ टर्म हमने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि किस नियम के आधार पर ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे आपने प्रकाश के परावर्तन में देखे तो दो नियम आपने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपने पढ़ा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से अब प्रकाश के अगर हम अपवर्तन की बात करें तो इसके भी दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करें तो इसके भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, तो सबसे पहला जो नियम है वो नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है, बिल्कुल परावर्तन के पहले नियम की तरह है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। और मैंने आपको बताया था कि अभिलंब कहाँ से खींचा गया है, आप ये भी बताएंगे तो और अच्छा ये होगा, ये लैंग्वेज और अच्छी हो जाएगी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपने देखा था तीनों एक ही तल में होते हैं और यहाँ पर भी आपने देखा, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब देखिए वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ पॉइंट आउट कराया था कि एक ही तल बोलने का ये मतलब नहीं है कि तीनों एक ही दिशा में होते हैं। आप देख रहे हैं कि अपवर्तित किरण तो नीचे की तरफ है, अभिलंब भी नीचे से लेकर पूरा ऊपर की तरफ है, और ये आपतित किरण है। एक ही तल बोलने का मैंने आपको वहाँ पर मतलब समझाया था और वो वही मतलब यहाँ पर भी है कि तीनों के तीनों जो ये किरणें होती हैं ये एक ही प्लेन में होती हैं। मतलब अगर आप साइड से जाकर देखेंगे, जैसे मान लीजिए घटना अगर मेरे हाथ पर हो रही हो और मैं यहाँ से इसको देखूँ तो तीनों के तीनों हमको एक ही प्लेन में, एक ही सेंटर में इस तरीके से दिखाई देंगे। जैसे इस साइड से देखने पर ये सब की सब उंगलियाँ हैं एक ही प्लेन में, ठीक है। अब इसको आगे पीछे कर दे तो इनका सबका प्लेन अलग अलग हो गया, ठीक है। अभी ये प्लेन सबका एक हो गया। तो इस प्रकार की ये तीनों की तीनों रेखाएं होती हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। यही प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरे नियम को देखिए हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का वो स्नेल के नियम से फेमस है। और ये नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अगर कोई एक ही कलर का हम प्रकाश की किरण ले यहाँ पर, तो किसी एक तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए या किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात
एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ज्या मतलब जिसको मैथमेटिक्स में साइन कहते हैं, है ना, साइन कॉस टेन होता है, ज्या को ज्या स्पर्श ज्या। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है, यानी साइन आई अपान साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी एक नियतांक होता है, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को लिखते कैसे हैं? तो इस नियतांक को n से लिखते हैं, स्मॉल n या म्यू, ठीक है। तो मान लीजिए मैं n लिख रहा हूँ। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, n से हमने प्रदर्शित किया है। अब देखिए इसको लिखने के तरीके क्या क्या है। अगर ये प्रकाश की किरण जो है मान लीजिए माध्यम 1 से, इसको मैं बोल रहा हूँ माध्यम 2, तो अगर प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1n और ये 2, ठीक है। इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए n1 2, सॉरी, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जो है अगर माध्यम 2 में जा रही है तो यहाँ पर 2 हमेशा इसके साथ में रहेगा और इसके लास्ट में यहाँ पर 1, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश अंतिम जो माध्यम है, यानी जहाँ पर प्रकाश प्रवेश कर रहा है वो वाला माध्यम हमेशा n के साथ में लगा रहता है। तो यहाँ पर चाहे 1n2 करिए चाहे n2 1 करिए, है ना, ये 1 जो है, ये जो 2 रहेगा वो हमेशा n से लगा रहेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण अंतिम जिस माध्यम में पहुँच रही है उस माध्यम का नाम क्या हमने रखा है? माध्यम 2। और इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको बोलेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 से ही तो प्रकाश जा रही है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, है ना। इसको पढ़ते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब लगाने की बात आएगी तो आपको ये पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। ये और ये भी मैं लिख दे रहा हूँ इसको कितने तरीके से लिखा जाता है। एक तो 1n2 कह सकते हैं, दूसरा आपको मैंने बताया n21 कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इस तरीके से होती है n2 अपान n1 के इक्वल। और जहाँ जहाँ मैंने n लिखा है वहाँ वहाँ आप म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू से भी इसको लिखा जाता है, यानी ऐसे लिख सकते थे आप 1 म्यू 2 या म्यू 2 1 या फिर म्यू 2 अपान म्यू 1, ये भी तरीका होता है लिखने का, ठीक है। यहाँ पर n जो है वो अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? तो आप बोलेंगे माध्यम 2 का, लेकिन माध्यम 2 का अपना एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट अपवर्तनांक नहीं है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं है, बल्कि इस माध्यम 1 के सापेक्ष बताया जा रहा है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और ये मान किसके बराबर होता है? तो n2 अपान n1 के, जहाँ n2 क्या है? तो अब ये जो n2 है वो माध्यम 2 का अपना अपवर्तनांक है, और जो n1 है वो माध्यम 1 का अपना अपवर्तनांक। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो हम दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक लिखते हैं, लेकिन पहले वाले माध्यम के सापेक्ष। तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ। इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष, और आप इसको कॉपी में बहुत ही ध्यान से केयरफुल, उल्टा नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए 1 से 2 में प्रकाश जा रही है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक ये बता रहा है, किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। अगर मान लीजिए 2 से 1 में प्रकाश जाती तब तो बोलते माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 2 के सापेक्ष, ठीक है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है? तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक, उस नियतांक का मान, यानी जो स्नेल के नियम के अनुसार यहाँ पर जो नियतांक आता है वो नियतांक क्या होता है? तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक एक फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए ये नियतांक है, ठीक है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ये जो आपतन कोण का मान है और ये जो अपवर्तन कोण का मान है, अगर परावर्तन की हम बात करते थे तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते थे, लेकिन अपवर्तन कोण और आपतन कोण का मान हमेशा बराबर हो ये नहीं होता है। इसमें ये डिपेंड करता है कि ये पहला वाला माध्यम कैसा है, दूसरा वाला माध्यम कैसा है। पहला वाला माध्यम अगर दूसरे वाले माध्यम के सापेक्ष सघन है तो इस वाले माध्यम को हम विरल कहेंगे, ठीक है। यानी इस माध्यम को अगर हम सघन कह दें, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है, तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो उसका तरीका अलग होता है मुड़ने का, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने केस दिखाया है, इस केस के अनुसार यानी ये वाला माध्यम क्या होगा? ये माध्यम सघन है, ये कांच है, और ये वायु या कोई और माध्यम आप मान सकते हैं, निर्वात मान सकते हैं, और ये क्या है? विरल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो किधर जाके मुड़ता है? तो ये हमारा अभिलंब है, इसी अभिलंब की ओर ये झुक जाता है। और इसका उल्टा अगर रहता, अगर ये सघन से विरल में जाता तो ये अभिलंब से और दूर हट जाता,
ठीक है। अब देखिए ये अभिलंब की ओर झुक गया है, इसका मतलब कि ये वाला कोण ज़्यादा हो गया और ये वाला कोण कम हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख पूरा कोण अगर लेते तो बिल्कुल बराबर आता, लेकिन ये इधर झुक गया है तो इसका मतलब आर का मान एक आई से क्या है, कम है। तो ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो किसका मान ज़्यादा होगा, तो विरल से सघन में जाएगा तो आई का मान ज़्यादा होगा, आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा, अपवर्तन कोण का मान कम होगा, अर्थात प्रकाश की किरण इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसी का उल्टा कर लीजिए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तब क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तो आई का मान जो होता है वो कम हो जाता है आर के मान से, आर का मान ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर ये मान लीजिए कि ये सघन होता है, ये विरल होता तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाती, और अगर ऐसे जाती तो ये पूरा हो जाता अपवर्तन कोण। ठीक है, ये तो रही बात प्रकाश के अपवर्तन की। दोनों नियम फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको 1n2 n21 या फिर n2/n1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब कुछ माध्यमों का मैं आपको अपवर्तनांक बता देता हूं जिसको आप याद रखिए। जैसे वायु या निर्वात के सापेक्ष अगर हम बात करें, वायु या निर्वात के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, सभी माध्यमों का अपवर्तनांक बता रहे हैं, तो जो जल का अपवर्तनांक होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.33 होता है। ठीक है, 4/3 भी लिखा जाता है इसको। और कांच की बात करें तो देखिए कांच बहुत प्रकार के कांच होते हैं, है ना। पायरेक्स कांच होता है, क्रुक्स कांच होता है, तो फ्लिंट कांच होता है। तो कांच के प्रकार पर डिपेंड करेगा कि उसका अपवर्तनांक क्या है। और देखिए जिसका अपवर्तनांक जैसा होगा उस माध्यम में जाने के बाद प्रकाश उसी तरीके से उसका जो है रास्ता बदलता है, यानी उसी प्रकार से वो मुड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार का यहाँ पर देखिए जिस प्रकार का अपवर्तनांक होगा उसी प्रकार का अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो अपवर्तन कोण का मान कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इधर झुक जाती है और यहाँ से भी दिख रहा है व्युत्क्रमानुपाती दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर अपवर्तनांक कम है तो कम झुकता है, या ये कह लीजिए अगर इससे इसका अपवर्तनांक कम निकला तो ये दूर भी चला जाएगा। तो ये अपवर्तनांक ही है पारदर्शी माध्यम का, जो ये डिसाइड करता है कि उस माध्यम में जाने के बाद प्रकाश की किरण की चाल कितनी कम होगी और कितना उसका मार्ग बदलेगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, कितना अपवर्तित होगा। कांच की बात कर लेते हैं तो कांच के अपवर्तनांक को अगर देखें तो 1.54 और 1.56 दोनों होते हैं। अगर हम क्राउन कांच और इन सब की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ही लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा हीरे का अपवर्तनांक काफ़ी ज़्यादा होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 या 2.4। ठीक है, इतने अपवर्तनांक तो आप याद रख सकते हैं। और ये पढ़ने का तरीका आपको जरूर याद रखना है। 1 and 2 का मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। मैं एक दो और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ANG, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर। इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर मान लीजिए हम लिखे रहते GNA तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यानी प्रकाश किरण कांच से वायु में गई है और यहाँ से पता चला है प्रकाश किरण वायु से कांच में गई हुई है। ठीक है, चलिए इतनी बातें ध्यान में रखते हुए अब हम लोग बात करेंगे कि जब भी किसी आयताकार सतह से, आयताकार स्लैब से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसके रास्ते में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। इसमें एक मान लीजिए हमने ये आयताकार स्लैब लिया हुआ है और ये कैसा है, तो ध्यान रखना है कि हम प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे हैं। और अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो प्रकाश का पारदर्शी होना जरूरी है। माध्यम का पारदर्शी होना जरूरी है। अगर ये माध्यम पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश इसमें से आगे निकल ही नहीं सकता है, और अगर आगे नहीं जाएगा तो फिर प्रकाश के अपवर्तन की बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक हमने पारदर्शी कांच का आयताकार स्लैब लिया हुआ, पट्टी की तरह है ना, एक टुकड़ा है ये कांच का। और इस पर जब कोई प्रकाश की किरण आके गिरती है तो हमको देखना है कि इसके मार्ग में किस तरीके का परिवर्तन होता है। तो मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण OA इस बिंदु A पर आके यहाँ पर गिर रही है इस सतह पर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्रकाश किरण जो है कहाँ से कहाँ जा रही है। तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है ना। ये माध्यम क्या है, विरल होगा, क्योंकि वायु है और ये कांच है, तो इसका मतलब ये माध्यम क्या होगा, ये सघन माध्यम होगा। और ये फिर से इसके नीचे क्या माध्यम है, विरल माध्यम है, यानी कि वायु है। ठीक है,
तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ से इसका अभिलंब खींच दें तो ये प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करेगी इस अंतरा पृष्ठ के बाद। इसको अंतरा पृष्ठ बोलते हैं, इंटरफेस, जहाँ पर ये दोनों माध्यम अलग हो रहे हैं कि इसके नीचे कांच है और इसके नीचे वायु है, इसको अंतरा पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो विरल से सघन में जा रही है तो किधर जाएगी, तो विरल से सघन में जाते हुए प्रकाश किरण इस माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इसका मार्ग होना चाहिए था, लेकिन ये इधर नहीं जाती है बल्कि इस अभिलंब की ओर झुकते हुए इस तरीके से ये निकल जाती है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण। और ये जब प्रकाश किरण यहाँ पर ये निकल रही है, ये अगर इस सतह के लिए हम बात करें, पहले सतह के लिए, तो इसके लिए ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। लेकिन यही किरण जो इस सरफेस के लिए जो है अपवर्तित किरण है, वो दूसरे वाले सरफेस के लिए आपतित किरण है ना। दूसरे वाले सरफेस पर आके गिर रही तो आपतित किरण हो गई। अब देखिए यहाँ से अगर हम फिर से इस वाले सतह के लिए यहाँ पर एक अभिलंब खींचे तो पता चलता है कि अब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। तो अब प्रकाश किरण सघन से, ये सघन है और ये विरल है, तो सघन से विरल में जा रही है। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो कैसे जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटने का क्या मतलब है कि जिस मार्ग पर इसको जाना था, जो भी इसका वास्तविक मार्ग हो सकता था, उस पे नहीं जाएगी बल्कि उससे और ज़्यादा दूर हट जाएगी। दूर हटने का तो यही मतलब हुआ कि जो भी रास्ता इसका होना था उसमें भी नहीं रहेगी बल्कि अभिलंब से इसके रिस्पेक्ट में और दूर चली जाएगी। तो और दूर जाने का मतलब ये कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर देखिए ये किरण इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, इससे भी दूर चली जाएगी। और ये कौन सी किरण थी, तो ये तो थी यानी कि जो प्रकाश किरण आ रही थी आपतित किरण, ये उसकी दिशा है कि अगर ये विचलित ना हुई होती तो ऐसे ही जाती, और मान लीजिए यहाँ पर भी विचलित ना हुई होती तो फिर ये सीधे ऐसे ही जाती आगे। ठीक है, इस प्रकार से। और ये वो किरण है जो विचलित होते होते आ रही है और ये इस तरीके से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने का यही मतलब है कि अगर ये आयताकार स्लैब है तो आपने देखा कि इसका दो बार प्रकाश का अपवर्तन हुआ, दो पृष्ठों पर। ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। वैसे अपवर्तित किरण तो ये भी है, लेकिन अगर तीनों किरणों को हमको ध्यान देना है और तीनों का नाम रखना है तो ये आपतित किरण, और इसको अगर हम बी पॉइंट कर दें तो जो ए बी है वो अपवर्तित किरण, और इसको सी कह दें तो जो बी सी है वो क्या हो गई, निर्गत किरण। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट जो नोटिस करने वाला है वो ये है कि आपतित किरण की दिशा और ये निर्गत किरण की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और समांतर होने का क्या मतलब है कि दोनों की दिशा सेम है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपतित किरण की जो दिशा थी वो तो दिशा अपवर्तित किरण की, निर्गत किरण की भी वही है, लेकिन ये थोड़ा सा विस्थापित हो गई और बगल में विस्थापित हो गई है। तो ये जो यहाँ पर विस्थापन हुआ है, इस विस्थापन को हम क्या कहेंगे, तो इस विस्थापन को कहते हैं पार्श्वीय विस्थापन, पार्श्वीय या पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। तो ध्यान रखना है आपको कि आयताकार स्लैब से जब प्रकाश की किरण अब जो है पास होती है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस उसमें एक पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा जो इधर से जाना था वो यहाँ से जा रही है, बाकी दिशा वही है। ऐसा नहीं कि ये मुड़ के अब ये इधर जा रही है। ठीक है, दिशा दोनों के सेम है, बस पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। यही चीज़ को आपको पढ़ना था आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन में, कि दो सतहों से प्रकाश का अपवर्तन जब होता है और दोनों एक दूसरे के समांतर रहते हैं तो ऐसे केस में ये देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, जैसे इसको हम कहेंगे माध्यम नंबर 1 और इसको कहेंगे माध्यम 2, और आप नीचे देख रहे हैं फिर से वही वाला माध्यम है, पहला वाला जो ऊपर था, यानी वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है, तो यहाँ पर भी माध्यम नंबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। और जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही थी तो आपने देखा होगा कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, ये आई अगर इसको कहते हैं, इसको आर कहते हैं, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। ठीक, लेकिन जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है तो अब देखिए यहाँ पर जितना ये कोण बना है वही कोण यहाँ पर भी बनेगा, और ये वायु माध्यम है तो यहाँ पर ये जितना कोण था आपतन कोण और उसके रिस्पेक्ट में ये अपवर्तन कोण, तो अगर ये यही कोण यहाँ पर है तो इसका मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में फिर जो कोण यहाँ पर था वही कोण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो आपको मिलता है 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। लेकिन जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 से 1 में जा रही है तो लिखेंगे 2n1 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन, अब जो भी यहाँ पर कोण बना होगा वही कोण लिखेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो कोण ये, चूंकि ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल है तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, यानी साइन आर, और बटे में यहाँ पर अगर आई बना था तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या बनेगा, आई बनेगा, तो साइन आई।
ठीक है, ये आपको प्रूफ नहीं करना, ये हाई स्कूल की क्लास में होता है, इसलिए मैं इसको जो है आपको बहुत डिटेल में बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप याद रखिए कि ये 1 से 2 में जाएगा तो साइन आई अपान साइन आर जो मिलता है सिंपली, लेकिन यहाँ पर जो माध्यम है उसके स्थिति के अनुसार जो कोण यहाँ पर बन रहे हैं वो 2n1 बराबर साइन आर अपान साइन आई। और इन दोनों समीकरणों से आप देखिए कि दोनों को अगर आप आपस में गुणा कर देंगे तो ये पूरा कट के 1 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, और इससे क्या मिलेगा फिर 1n2 बराबर 1 अपान 2n1। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपको मिल गया, इसको आपको ध्यान रखना है। और कैसे पढ़ेंगे, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर माध्यम 2 के सापेक्ष 1 बटे माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी एकदम रिवर्स है, और इसीलिए ये रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी भी कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का ये सिद्धांत है। ठीक है, इसके लिए अगर आप मान लीजिए इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही तो आप लिखेंगे ANG, और अगर कांच से वायु में जा रही तो लिखेंगे GNA, और इन दोनों में रिलेशन क्या है तो ANG बराबर 1 अपान GNA। ठीक है, ये रिलेशन आपको निकल के आया यहाँ से। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो यहाँ पर हम केवल 2 माध्यम ले रहे थे, तो ऐसे केस में ये फार्मूला मिला। मान लीजिए कि आपके पास 3 समांतर माध्यम हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर 3 समांतर माध्यम लेते हैं। ये हो गया वायु, ठीक है, फिर ये हो गया जल, और उसके बाद कौन सा माध्यम है, कांच। वायु है, जल है और कांच है, और फिर से नीचे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये वायु है। तो अगर ये 3 समांतर माध्यम हो और इन माध्यम का नाम रख दे रहे हैं माध्यम 1, माध्यम 2 और माध्यम 3, तो ऐसे केस में फार्मूला जो निकल के आता है वो फार्मूला क्या है, 2n3 इज इक्वल टू 1n3 अपान 1n2। इसको भी आप याद रखेंगे कि जब 3 समांतर माध्यम होते हैं तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक बटे में माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को हम ये एयर ग्लास और एयर वाटर और ग्लास के केस में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, माध्यम 2 क्या है, माध्यम 2 वाटर है, माध्यम 3 क्या है, वो ग्लास है। तो इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो है ये क्या हो जाएगा, WNG बराबर ANG अपान ANW। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 3 समांतर माध्यमों के लिए। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखिए, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरत होती है। वैसे क्लास 12th में इस लेवल के इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ये क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन आपको इस फिनोमेना को समझे रहना है और इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। किसी किसी न्यूमेरिकल के बीच में एक स्टेप की ज़रूरत पड़ जाती है जिसमें ये फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। जैसे आसमान में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। सूर्योदय और से पहले और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का, वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है। तालाब में हम मछली जो पकड़ने जाते हैं तो जहाँ पर मछली हमको दिखाई देती है वास्तव में वो मछली वहाँ पर नहीं रहती है। इस घटना का भी जिम्मेदार है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के हम 2-3 उदाहरण यहाँ पर लेंगे और उसको समझेंगे कैसे ये घटना देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले तो यही एग्जाम्पल है कि हमने अपने बचपन में देखा होगा कि जब किसी बाल्टी में पानी भरी रहती है तो जो उस बाल्टी का जो तल होता है वो हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से समझ सकते हैं जो आपकी NCERT के बुक में भी दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है जिसमें ये द्रव भरा हुआ है, पारदर्शी द्रव इसमें भरा हुआ है, और इसके पेंदे में यानी तली में कोई एक सिक्का गिर जाए यहाँ पर, तो ये सिक्का हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, या ये कह लीजिए पेंदी हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देती बल्कि कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा कैसे हो जाता है। तो मान लीजिए कि इस सिक्के को अगर हम देख रहे हैं ऊपर से तो ये तो हमको तभी दिखाई देगा कि जब यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करेंगी, तभी तो ये वस्तु हमको दिखाई देगी। तो मान लीजिए यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें निकल रही हैं इस प्रकार से, एक ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये दोनों किरणें इस तरीके से यहाँ से निकल रही हैं, और ये जब निकल रही हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित ही होती है, अर्थात अपवर्तित तो होती है। और अपवर्तित कैसे होगी, तो ये भी आप जानते हैं, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट के अपवर्तित होगी।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर अभिलंब को समझ लें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये एक अभिलंब इसका हो गया और एक अभिलंब इसके लिए हो गया। और ये प्रकाश किरण जैसे इसको जाना था ये वैसे नहीं जाती है, बल्कि अभिलंब से दूर हटते हुए जाएगी, यानी ये इधर जाएगी। इसी प्रकार से ये प्रकाश किरण भी अब दूर हटते हुए इस प्रकार से निकल के जाती है। ठीक है, तो जब किसी इस पेंदे में या किसी भी ये तालाब में मछली का एग्जाम्पल ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, कुछ भी है, तो इसको हम जहाँ पर ये होता है वास्तव में ये हमको वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब इससे प्रकाश किरणें निकलती हैं तो ये इधर अपवर्तित हो जाती हैं, और इसको जब हम पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं तो हमको क्या लगता है, हमारी आँख को क्या भ्रम होता है कि ये सिक्का यहाँ पर है, जबकि वास्तव में ये सिक्का यहाँ पर है। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरणें जहाँ से आती हुई हमको दिखाई देंगी, हमको तो यही भ्रम लगेगा कि ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, वास्तव में ये सिक्का यहाँ पर है, लेकिन हमको ये महसूस हो रहा है, अगर हम यहाँ से ऊपर से कहीं से देख रहे हैं तो हमको तो ये लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं हमारी आँख में वो यहाँ से आ रही, तो हमको इस वस्तु के यहाँ होने का भ्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो द्रव का तल होता है वो कम गहरा दिखाई देता है या ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये जो पूरी गहराई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये पूरी गहराई, इसको हम बोलेंगे इस वस्तु की या इस सतह की वास्तविक गहराई, है ना, ये वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई। और ये जहाँ पर हमको ये जहाँ तक महसूस हो रहा है, यानी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की गहराई, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आभासी गहराई। ठीक है, आभासी गहराई। और यहाँ पर एक फार्मूला भी आप याद रखिए इस केस में कि अगर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे, यानी रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही आपको याद रखना है। रेयरर का मतलब विरल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रेयरर मीडियम का मतलब होता है विरल माध्यम, और डेंसर मीडियम का मतलब होता है सघन माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पर जो जल है वो सघन है और जो वायु या निर्वात है वो विरल है। तो फार्मूला अगर हम मान लीजिए रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक लिखेंगे तो RND इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। ठीक है, वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं क्लास 12th में, 1 नंबर की न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई, और ये फार्मूला इसी केस में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रही बात प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये तली का ऊपर उठना या ऊपर दिखाई देना। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है हवाई जहाज़ के केस में, अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ रहा है। ठीक है, ये मछली नहीं बना रहा हूँ, हवाई जहाज़ है। अब ये आप इसको गेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो मछली ही लग रहा है, ऐसा करते हैं। ठीक है, ये हवाई जहाज़ मान लीजिए ऊपर उड़ रहा है, और यहाँ से हम इसको अगर देखते हैं तो वास्तव में ये हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। मतलब जहाँ पर इसकी जो ये इसका वास्तविक लोकेशन है, हमको ये यहाँ पर नहीं दिखाई देता, बल्कि कुछ अलग लोकेशन में दिखाई देता है। और इसका भी कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखिए कि हम जहाँ पर रहते हैं अर्थात पृथ्वी पर, तो हमारे आसपास ये वायुमंडल है। वायुमंडल है मतलब गैसों का एक पूरा लेयर है। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, वायु का घनत्व तो कम होता जाता है। अब वायु का घनत्व तो कम होता जाता है, इसका मतलब जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे माध्यम क्या होता जाएगा, धीरे धीरे माध्यम विरल होता जाएगा। विरल तो ये भी है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये विरल हो गया, तो इसका मतलब हम इसको सघन बोलेंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये माध्यम विरल होता जाता है। और ये अगर इस वस्तु को आप देख रहे हैं तो इससे कुछ प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश कर रही होंगी, है ना। और अब प्रकाश किरणें यानी विरल से सघन में जा रही हैं, तो अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो ये झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुकती हुई जाती हैं, और हमको ये लगता है कि ये मुड़ी हुई प्रकाश किरणों को देखकर ये ऐसे लगता है कि ये प्रकाश किरणें इधर से कहीं से आ रही हैं, और हमको इस हवाई जहाज़ के यहाँ पर होने का भ्रम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि हवाई जहाज़ जो होता है वो अपनी वास्तविक, है ना, जो भी इसकी वास्तविक ऊंचाई है उससे ज़्यादा ऊंचाई पर हमको महसूस होता है, भ्रम होता है। और इसी तरीके से ये जो पेंदी है इसकी भी गहराई हमको कम होने का महसूस होता है, यानी ये वस्तु भी हमको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये भी ऊपर उठ रही है और ये भी वस्तु जो है ऊपर उठ रही है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसे ही तारों का टिमटिमाना, अब जैसे तारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उतनी दूर से प्रकाश की किरण आती है और रास्ते में माध्यम विरल सघन होता रहता है, परिवर्तित होती रहती है, तो प्रकाश कई बार अपवर्तित हो जाती है। और कई बार अपवर्तित होने की वजह से तारे जो लगभग गोल होते हैं वो हमको इस तरीके से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो तारों के टिमटिमाने का ये कारण है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सूर्य भी तो एक तारा है, वो हमको टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है। तो ध्यान रखिए कि सूर्य जो है हमारे सबसे नज़दीक का तारा है,
और वो इतना नज़दीक है कि वहाँ से हमारे यहाँ तक प्रकाश के पहुँचने में अपवर्तन इतना नहीं हो पाता कि वो हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई दे, है ना। अगर वही हमसे दूर होता, जैसे कि और सारे तारे होते हैं, तो उनसे आती हुई प्रकाश किरणें बहुत ज़्यादा बार मल्टीपल जो रिफ्रैक्शन हो जाता है ना, जो लगातार कई बार अपवर्तन हो जाता है, उसकी वजह से हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जाम्पल हो गए। एक दो और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले, यानी सूर्योदय से पहले हमको सूर्य दिखता है और सूर्यास्त के बाद हमको सूर्य दिखता है। इसका रीज़न क्या है तो समझते हैं। ये है पृथ्वी और ये पृथ्वी पर मान लीजिए खड़ा है झामलू, ठीक है, और ये है क्षितिज। क्षितिज का मतलब क्या होता है कि एक क्षैतिज रेखा मैं खींच रहा हूँ जहाँ तक ये नॉर्मली जो है ऐसे दिखता है। क्षितिज का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि इससे नीचे की चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं, ठीक है। क्षितिज का मतलब ये है, यानी हमको यहाँ पर अगर कोई वस्तु होगी तो दिखाई देगी, इसके नीचे कोई वस्तु होगी तो हमको नहीं दिखाई देगी, यही इसका मतलब है, सेंस है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी पर अगर हम हैं तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल होता है ना, वायु का, ये गैसों का एक घेरा होता है वायुमंडल में, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये घनत्व तो कम होता जाता है, और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं वैसे वैसे ये घनत्व तो बढ़ता जाता है। तो अगर हम पृथ्वी की सतह पर मान लीजिए इस तरीके से, कोई हम नहीं खड़े हैं, झामलू खड़ा है, मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर ये झामलू खड़ा है और यहाँ पर सूर्य है अभी, तो इसका मतलब कि अभी सूर्योदय होने वाला है, यानी सूर्य यहाँ पर है, इसका मतलब अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। लेकिन हमको तब भी ये सूर्य दिखाई देने लगता है, यानी सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही हमको सूरज दिखाई देने लगता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य हमसे अगर इतनी दूर है तो इधर का माध्यम विरल होगा और ये हमारे आसपास का माध्यम सघन है, और प्रकाश जब इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये फिर से झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, और ये इस प्रकार से किरणें आती हैं और ऐसे आते 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 इस प्रकार से झुकती जाती हैं इस माध्यम में प्रवेश करने पर। और जब जैसे जैसे ये झुकती हुई जाएंगी तो हमको क्या लगेगा, झामलू को क्या लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हुई दिख रही हैं, तो इसको लगेगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, और सूर्य के यहाँ होने का भ्रम होता है, यानी अभी वास्तव में सूरज यहाँ पर है लेकिन हमको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कितनी देर पहले, तो ये होता है कुल मिला के लगभग 2 मिनट के इंटरवल का होता है, यानी 2 मिनट पहले लगभग हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो सूर्योदय से पहले और इसी तरीके से सूर्यास्त के बाद भी। सूर्यास्त के बाद का मतलब कि सूर्यास्त होने का मतलब कि अब इधर से ये सूरज मान लीजिए आके इधर अस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी ये हमको दिखाई देता है। इसका भी रीज़न क्या है, इसका भी यही रीज़न है कि प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे चलती है और इस प्रकार से जाके यहाँ पर मुड़ जाती है, और हमको क्या लगता है कि ये प्रकाश की किरण अभी यहाँ से आ रही है, यानी हमको ये लगता है कि सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है, सूर्य अभी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस, तो लगभग 2 मिनट का अंतर, ठीक है। तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य के दिखाई देने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब याद रखना है आपको, ये एग्जाम्पल बोलते टाइम कभी ऐसे मत बोलिएगा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। भाई सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तो सूरज ऐसे भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर आश्चर्यचकित क्या है, आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय के बाद हमेशा सूर्य दिखता है और सूर्यास्त से पहले भी दिखता है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण जो है हमारे दैनिक जीवन में हमको देखने को मिलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक लेते हैं इस चैप्टर का। तो अगला हमारा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जैसा कि नाम में लिखा हुआ है परावर्तन, तो ध्यान रखना है कि ये वो परावर्तन नहीं है जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ अलग चीज़ है जो अपवर्तन से रिलेटेड है। इसको समझते हैं कि क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन में कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है ऊपर और नीचे ये विरल माध्यम, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो वो किस तरीके से अपवर्तित होती है। तो हमने देखा कि सघन माध्यम से अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटने का मतलब ये इस तरह से जा सकती है, ठीक है। ये आपतित किरण है और ये इसका अभिलंब है, और ये इसके जाने का मार्ग होना चाहिए था, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो ये विचलित होके जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये तो हमने पढ़ लिया कि सघन से विरल में जाने पर ऐसा होता है। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस आपतन कोण का मान अगर हम बढ़ाएं
यानी ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो आई कोण बना रहे, अगर हम इसको और बढ़ा दें और इस किरण को यहाँ से आपतित करें, इस कोण पर आपतित करें, तो ये जो अपवर्तित किरण है ये भी, इसका भी कोण बढ़ जाएगा और ये इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में, और अपवर्तन कोण का मान भी पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम सघन से प्रकाश की किरण को विरल माध्यम में भेज रहे हैं और आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। और मान लीजिए कि हम ऐसे ऐसे आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा केस हमको मिल सकता है कि जिसमें अपवर्तित किरण कहाँ से जा रही हो, तो अपवर्तित किरण यहाँ से जाते जाते बढ़ते बढ़ते बिल्कुल इसी सरफेस से होकर वापस जाने लगे, यानी इस सरफेस से। ठीक है, इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये किरण, ठीक है, तो जब यानी इस वाले केस में हमने प्रकाश किरण को आपतित किया था तो ये यहाँ से अपवर्तित होके जा रही थी। जब हमने इसका कोण बढ़ा के इसको यहाँ से आपतित किया है तो फिर ये यहाँ से अपवर्तित होके जा रही है। हमने बढ़ाते बढ़ाते जब इस किरण को यहाँ से आपतित किया है तो ये यहाँ से अपवर्तित होके जा रही है और ये बिल्कुल इंटरफेस से होकर जा रही है। तो ऐसे केस में देखिए आपतन, ये अपवर्तन कोण ये था, फिर ये हुआ और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपवर्तन कोण, तो इस वाली रेखा और इस अभिलंब के बीच का ये पूरा कोण r बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। और जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा तो ऐसे केस में ये सघन माध्यम में ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको I बराबर IC लिख दिया जाता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, या केवल C भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको केवल आप सिंपली C भी लिख सकते हैं ऐसे। तो सघन माध्यम में बना सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, क्रांतिक कोण की परिभाषा आप लिख लीजिए। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल जिसको बोलते हैं, क्रांतिक कोण जिसको C या फिर IC से प्रदर्शित करते हैं, ये किस माध्यम में बना होता है? सघन माध्यम में बनता है ये कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो ऐसे कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसको C या IC से प्रदर्शित करते हैं। और इसके लिए अगर आप यहाँ से फार्मूला डिराइव करते हैं तो ये फार्मूला क्या आ जाता है? ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है। अगर हम विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक लिखें यानी RND, तो इज इक्वल टू आता है 1/sin C। इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, R यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, लेकिन हमने जो फार्मूला लिखा है उसमें हमने पहले विरल को लिखा है, बाद में सघन को, तब जाके 1/sin C। अगर आप पहले सघन को लिखना चाहते हैं और विरल को बाद में, तो ये 1/sin C की बजाय केवल sin C लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये फार्मूला ज़्यादा प्रचलन में रहता है, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए। लेकिन ये याद रहे कि प्रकाश किरण विरल से सघन में नहीं गया है, बल्कि सघन से विरल में गया है। ठीक है, तो रेयरर की रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin C फॉर क्रिटिकल एंगल। और क्रांतिक कोण की परिभाषा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये तो रही बात क्रांतिक कोण की, लेकिन क्रांतिक कोण को हमको नहीं समझना, हमको समझना था पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, कि क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण को समझ के ही आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ सकते हैं। और कैसे? देखिए, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि अगर इस कोण पर हम इस प्रकाश किरण को आपतित करें तो ये यहाँ से अपवर्तित होके जाएगी। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते गए वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ता गया। अब अगर इस क्रांतिक स्थिति से या क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हम कोण कर दें इस आपतित प्रकाश की किरण का, तो आप देखिए ये प्रकाश किरण जो यहाँ से जा रही थी ये ऊपर उठ के यहाँ से जाने लगेगी। यानी अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया जाए तो जो प्रकाश की किरण ये दूसरे माध्यम में अभी तक जा रही थी या इस सरफेस से जा रही थी, वो वापस इसी माध्यम में आ जाएगी, इसी सघन माध्यम में लौट आएगी। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों? केवल परावर्तन क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा परावर्तन होने के लिए जो सतह होता है उसको एक साइड से पॉलिश करना पड़ता है। ठीक है, और एक साइड से जब पॉलिश करते हैं और इसके ऊपर प्रकाश को ऐसे आपतित करते हैं तब ये जाके यहाँ से लौटती है, इसको बोलते थे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये पॉलिश तो नहीं है, क्योंकि इधर का जो माध्यम है वो भी पारदर्शी है, और ये पारदर्शी माध्यम है तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए। लेकिन हमने एक ऐसी कंडीशन देखी कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दें और प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हो तो प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं जाता, बल्कि पहले माध्यम में ही लौट आता है। तो ये भी एक तरह से परावर्तन जैसी ही बात हुई, इसलिए इसमें लिखा हुआ है परावर्तन। लेकिन ये इसका नाम क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन के केस में होता है, परावर्तन के केस में नहीं।
और इसके लिए भी कंडीशन है कि क्या कंडीशन है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताइए, तो पहले तो आप इसकी परिभाषा याद रख लीजिए कि प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश पहले माध्यम में ही वापस लौट आता है या सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें हैं कितनी, तो 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यही है कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना बनती है। और होगा कब, तो आपने देखा कि जब आपतन कोण का मान ज़्यादा हो जाए क्रांतिक कोण से। आपतन कोण के केस में अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो प्रकाश यहाँ बीच में से होकर जाएगा, लेकिन परावर्तन होने का मतलब ये ऊपर से जाए, तो इसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 2 शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, परावर्तन की घटना में जब प्रकाश ये आपतित होता है और जब ये परावर्तित होता है तो दोनों की तीव्रताओं में कुछ अंतर होता है। आवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य सब कुछ वही रहता है, लेकिन जो तीव्रता होती है वो परिवर्तित हो जाती है। और इस वाले भाग की जो तीव्रता है वो इस वाले भाग की तीव्रता की तुलना में, इसको I1 बोलें, इसको I2, तो क्या होता है कि I2 का मान वो I1 के मान से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जब प्रकाश का यहाँ पर सिंपली परावर्तन होता है तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कम होती है। और कम इसलिए होती है क्योंकि जब ये प्रकाश यहाँ पर आके आपतित होता है तो इसकी कुछ मात्रा को ये अवशोषित करता है, ये सतह कितना भी चिकना हो। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है इसमें बिल्कुल भी ये प्रकाश को यहाँ पर अवशोषित करने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। इसलिए ये परावर्तित जो प्रकाश है, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तित प्रकाश किरण है और ये जो आपतित प्रकाश किरण है, इनकी तीव्रताओं में नगण्य का डिफरेंस होता है, यानी लगभग बराबर होते हैं। अगर हम इसको I2 बोल दें और इसकी तीव्रता को I1 बोले तो दोनों लगभग बराबर होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। इसका मतलब कि अगर आप किसी प्रकाश की तीव्रता को किसी एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थानांतरित करना चाहते हैं प्रकाश को, तो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन मेथड से करेंगे तो उसकी तीव्रता में कोई फर्क नहीं आएगा, जबकि परावर्तन की घटना में फर्क होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये बहुत ही खास बात है और इसी वजह से इसका हम प्रयोग करते हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अगर उदाहरण की बात करें तो मैं आपको उदाहरण में वो सारी चीज़ें समझाता हूँ। उदाहरण में जैसे आप देखिए, ये चीज़ें आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण ये नोट कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये डायग्राम तो आपने समझ लिया। अब मैं इसके उदाहरण की बात करता हूँ। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला एग्जाम्पल लेते हैं मरीचिका का। मरीचिका का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिए, मरीचिका का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन। ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है, और गर्म प्रदेशों में, रेगिस्तान में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी ये घटना देखने को मिलती है। ठंडे प्रदेशों में आपको जो नाव होती है वो नाव आसमान में उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही गर्म प्रदेशों में ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनके नीचे जो है इनकी उल्टी परछाई दिखाई देती है, यानी इनके जो है यहाँ नीचे जो है पानी होने का भ्रम होता है ना। तो मरीचिका का मतलब होता है भ्रम, मतलब जो चीज़ हो ना लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो। तो क्या होता है, मैं गर्म प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल मैंने डायग्राम बनाया है। ये मान लीजिए एक पेड़ है यहाँ पर और ये सतह है, ये धरती है, और आप जानते हैं कि गर्म प्रदेशों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो पृथ्वी की सतह के आसपास की जो वायु है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर ये हल्की हो जाती है। इसका मतलब कि पृथ्वी की सतह के आसपास की जो वायु होगी वो कैसी होगी, वो विरल होगी। जो पृथ्वी की सतह से दूर जो वायु होगी वो कैसी होगी, वो सघन होगी, क्योंकि ये कम गर्म होती है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पर ये चित्र आप इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो लाइनें होती हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए होती है कि यहाँ की वायु सघन है कि विरल है। तो अगर वायु जहाँ पर सघन है वहाँ पर ये किरणें आप ये लाइनें जो है नज़दीक नज़दीक खींच सकते हैं, और जहाँ पर ये विरल है वहाँ पर आप दूर दूर खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर सघन माध्यम हो गया एक तरह से, और नीचे जो है विरल माध्यम हो गया। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है और इससे कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से चले, तो जब ये किरण ऐसे चलती है तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो ये देखिए किस माध्यम से किस में जा रही है, तो ये ऊपर सघन है और नीचे विरल है, तो सघन से विरल में ये किरणें जा रही हैं। और जब ये किरणें सघन से विरल में जाएंगी तो आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पढ़ी है कि
पहली बात तो ये जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो हमेशा अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हर एक स्टेप पर अपने अभिलंब से दूर हटते 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 इस तरीके से मुड़ती जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इस आपतन कोण का मान इस माध्यम के क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही क्रांतिक कोण से इसका मान ज़्यादा हो जाता है, ये प्रकाश की किरण और आगे इस माध्यम में जाने की बजाय ये वापस उसी माध्यम में वापस जाने लगती है जिस माध्यम से ये आ रही थी, अर्थात यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही थी और विचलित होते होते इस प्रकार से यहाँ पर आपतन कोण का मान जैसे ही क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हुआ, ये प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में जाने लगी और ये इस प्रकार से जाने लगी। तो यहाँ पर खड़े, ये कौन खड़ा है यहाँ पर, तो आप जानते ही होंगे ये कौन ये सब कर सकता है। तो यहाँ पर खड़ा ये जो लड़का है, इसको ये लगता है कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही हैं, तो इसको लगता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से इस तरफ से आ रही है, यानी इधर से जाने का भ्रम होता है, जबकि वास्तव में प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, ऐसे चल रही हैं। ठीक है, तो ये किरणें इसको यहाँ से आने का भ्रम इसको देती हैं, जिसकी वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब इसको यहाँ पर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर पानी हो, तालाब हो, जिसमें इस ऊपर इस पेड़ की क्या दिख रही है, परछाई दिख रही है। ठीक है, यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरा पानी फैला जिसमें इसकी इमेज ये बन रही है। तो ये होता है मरीचिका। तो रेगिस्तान में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण इस मरीचिका का जो है होना दिखाई देता है, यानी ऐसा भ्रम होता है कि सामने पानी है, जबकि आप जब उसके नज़दीक पहुँचेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों में भी होता है, जो नाव होती है, बर्फ़ पर जो नाव होती है वो वहाँ पर जो है आसमान में उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। फिर आप ये भी जानते हैं मरीचिका के अलावा हीरे की अगर बात करें तो हीरे की चमक का जो कारण है वो क्या है, हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हीरे की अगर बात करें तो हीरे के लिए, अब जैसे मान लीजिए हीरे के मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, तो ये कांच का हो गया मान लीजिए, और ये बाहर का माध्यम वायु हो गया, तो वायु और कांच इसके लिए जो इसके लिए क्रांतिक कोण होता है वो लगभग 24.4 डिग्री होता है और क्रांतिक कोण का मान ये काफ़ी कम मान है क्रांतिक कोण का। तो जब हीरे में क्या होता है कि जब इसमें प्रकाश किरण जैसे प्रवेश करती है तो प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन प्रवेश करने के बाद जब ये आगे इसको निकलना होता है तो इधर से ये निकल नहीं पाती है। तो हर एक सतह पर इसका बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और बहुत कम इसके प्रकाश के निकलने के रास्ते होते हैं, जबकि प्रवेश करने के तमाम रास्ते हैं। यानी इसके अंदर प्रकाश प्रवेश तो कर लेता है हर तरफ से, लेकिन हर तरफ से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं इसके अंदर लाइट जो है ट्रैप हो जाती है, यानी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जिस भी रास्ते से फिर ये निकलती है प्रकाश किरण, तो उसकी हमको जो है तीव्रता बहुत ज़्यादा महसूस होती है, हम कहते हैं हीरा जो है चमक रहा है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे आपको कि जो प्राकृतिक हीरा होता है उसमें ये चमक नहीं होती है। जिस हीरे की चमक को हम एक्सपेक्ट करते हैं वो प्राकृतिक हीरे में नहीं होती। इसका कमाल ये है कि जो हीरे के कारीगर होते हैं वो इस सरफेस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो यहाँ पर, है ना। इसके सरफेस को कुछ ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, जिससे इसकी चमक और बढ़ जाए। तो हीरे की जो खास बात है वो इसके तराशने में है, इसके कारीगरों में, है ना। इसी तरीके से आपके भी अंदर जो टैलेंट है वो अभी ये निखर के नहीं आ रहा है, इसको आपको तराशना पड़ेगा। और ये तराशेगा कौन, तो ये तराशेंगे आप खुद। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना आपका जो है रेगुलर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को तराशेंगे और उतनी ज़्यादा आपके अंदर इस हीरे की तरह चमक आएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक हीरा उतना चमकदार नहीं जितना कि इसको तराशने के बाद होता है। ऐसा आपके साथ भी। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण। ये उदाहरण आप याद रखेंगे, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये मरीचिका का केस ठंडे प्रदेशों में और रेगिस्तान में, और हीरे का उदाहरण। इसी तरीके से आप उदाहरण और याद रख सकते हैं, जैसे प्रिज्म की अगर बात करें तो प्रिज्म के केस में भी प्रकाश को जो है मान लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से ही प्रकाश के पथ को बिल्कुल उल्टा किया जा सकता है। जैसे यहाँ से किरणें अगर आ रही हैं और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो ये बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पर रखी हुई वस्तु अगर इस तरीके से थी तो यहाँ पर ये वस्तु इस तरीके से दिखाई देने लगती है ना, एकदम उल्टा यहाँ पर हो जाता है। तो प्रकाश के पथ को उल्टा करने के लिए प्रिज्म के द्वारा हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल, ये तो प्रिज्म का हो गया, तीसरा वाला एग्जाम्पल। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिए, इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज प्रकाशिक तंतु। ठीक है, प्रकाशिक तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, इसका नाम याद रखिए, ऑप्टिकल फाइबर। तो प्रकाशिक तंतु जो है क्या है, प्रकाशिक तंतु एक तरीके से ये वायर के फॉर्म में होता है, सिग्नल को भेजने के लिए आता है ये इस तरीके से, है ना। इसका चित्र आपकी बुक में बना है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक पतला सा वायर होता है, कुछ माइक्रोमीटर इसका रेडियस होता है, बहुत पतला सा वायर होता है, और
ये तंतु है, एक फिलामेंट की तरह कह लीजिए, एक वायर की तरह है। इसकी मदद से क्या करते हैं, इसकी मदद से जो है सिग्नल को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में ये उपयोग किया जाता है। और ये क्यों ज़्यादा उपयोगी है, ये इसलिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से जब हम लोग सिग्नल को भेजते हैं कहीं पर, तो इसके अंदर जो घटना होती है वो कौन सी, वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में आपने देखा कि जो प्रकाश परावर्तित होकर जब आगे निकलती है उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहता है। यानी जितनी तीव्रता का प्रकाश आप सिग्नल यहाँ पर भेजते हैं, वो जहाँ पर यहाँ पर लक्ष्य तक पहुँचता है तो वहाँ पर भी तीव्रता वही रहती, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं तो नेटवर्क वीक रहता है, या ज़्यादा दूरी पर बात करने पर, जब वायर वाला कम्युनिकेशन होता था तो ज़्यादा डिस्टेंस पर बात करने पर वो सिग्नल की वो इंटेंसिटी कम हो जाती थी, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है कि ये सूचनाओं को किस रूप में, तो प्रकाश के रूप में, है ना, प्रकाशिक सूचनाओं की, प्रकाश के रूप में सूचनाओं को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने के काम आता है। और सूचनाओं की तीव्रता में, शक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसी शक्ति का प्रभाव सिग्नल दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर और किसका बना होता है, तो ये कांच और क्वार्ट्ज का एक कम्बिनेशन होता है ना, कांच और क्वार्ट्ज का एक कम्बिनेशन होता है जिसकी हेल्प से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रकाश के रूप में, यानी लाइट सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये लाइट सिग्नल के फॉर्म में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, तो जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं तो अभी तो ये ध्वनि ऊर्जा है, साउंड सिग्नल है, साउंड एनर्जी है। तो क्या करते हैं, ये एक ट्रांसड्यूसर होता है आपके पास, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, पहले होता था कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आपको ये कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में पूरा डिटेल में बात होता था। लेकिन अभी वो चैप्टर में नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर की हेल्प से आप साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद इस ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से ये आगे तक जाता है बिना एनर्जी का लॉस किए, ठीक है। तो यही इसकी, और इसकी स्पीड आप जानते हैं, चूँकि ये प्रकाश के रूप में जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए। आज की क्लास में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन तक ही पढ़ते हैं, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन, और 1-2 फार्मूले पढ़ने के बाद अब फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, लेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो स्पेशली लेंस के ऊपर फोकस्ड होगा। और अभी तक आपने परावर्तन कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास में आपने अपवर्तन पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण और अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी और इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तो इसमें जो भी चीज़ें लिखने लायक हैं उसको आप नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।